आज हम जानेंगे कि हमारे पास जो एंजाइम्स है, एक छोटा-सा एंजाइम जो हमारी बॉडी में हज़ारों से लाखों रिएक्शन करा रहा है, उसमें से कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे एंजाइम्स पे इफ़ेक्ट कर रहे हैं और किस वजह से हमारे एंजाइम्स है वो डिनेचर हो रहा है या किस वजह से हमारे पास जो एंजाइम्स है वो सही तरीके से वर्क परफ़ॉर्म नहीं कर पाती। ऐसी चीज़ें होती हैं जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को स्लो डाउन कर रेट ऑफ द एंजाइम्स हमें पता होना चाहिए कि रेट क्या है। या वो बैक्टीरिया होते हैं जो सर्वाइव करते हैं हॉट स्प्रिंग में, उन्हें हम हाइड्रोफोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। यानी कि वो 4 हम फैक्टर्स जाने कि हमारे पास जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को कम कर देते हैं और उस वजह से हमारे पास जो बॉडी में एंजाइम्स है या कोई भी एंजाइम्स हमारे पास सही तरीके से वर्क परफॉर्म नहीं कर पाता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लर्न साइंस ज़ाकिर हुसैन और मैं हूँ आपका एजुकेटर ज़ाकिर हुसैन। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर का जो सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था एंजाइम्स, उसके बारे में हमारे पास सेकंड टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम्स एक्टिविटी। यानी कि आज हम जानेंगे कि हमारे पास जो एंजाइम्स है, एक छोटा-सा एंजाइम जो हमारी बॉडी में हज़ारों से लाखों रिएक्शन करा रहा है, उसमें से कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे एंजाइम्स पे इफ़ेक्ट कर रहे हैं और किस वजह से हमारे एंजाइम्स है वो डिनेचर हो रहा है या किस वजह से हमारे पास जो एंजाइम्स है वो सही तरीके से वर्क परफॉर्म नहीं कर पा रहा। यानी कि वो 4 हम फैक्टर्स जाने कि हमारे पास जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को कम कर देते हैं और उस वजह से हमारे पास जो बॉडी में एंजाइम्स है या कोई भी एंजाइम्स हमारे पास सही तरीके से वर्क परफॉर्म नहीं कर पाता। तो सबसे पहले हमारे पास जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम्स एक्टिविटी एक टॉपिक है, जिसमें से हम जानते हैं कि हमारे पास जो है एंजाइम्स किस तरीके से इफेक्ट होता है और उसमें से कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देती हैं, यानी कि रेट ऑफ द एंजाइम्स कम कर देती हैं। बेसिकली हम जब बात करते हैं रेट ऑफ द एंजाइम्स, हमें पता होना चाहिए कि रेट क्या है। अगर रेट की बात करें तो हम रेट को डिफाइन करते हैं कि हमारे पास द क्वांटिटी ऑफ सबस्ट्रेट, यानी कि एक सबस्ट्रेट की क्वांटिटी जिस जो ट्रांसफर हो जाए प्रोडक्ट में इन अ यूनिट टाइम। बेसिकली यूनिट टाइम मीन्स हम क्या कह रहे हैं, 1 सेकंड में। यानी कि 1 सेकंड में वो जो सबस्ट्रेट है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उसे हम रेट कह रहे हैं। बेसिकली यानी कि हम जैसे सिंपल कह सकते हैं कि हमारे पास जो सबस्ट्रेट है वो हमारे पास कितना प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है 1 सेकंड में, तो हम उसे रेट कहते हैं। अब जो ये 4 फैक्टर्स जो भी हम डिस्कस करेंगे, यानी कि वो जो है एंजाइम की एक्टिविटी को स्लो डाउन, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो डाउन कर रहे हैं। बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन का स्लो डाउन हम मतलब उसके रिएक्शन का स्लो होना, उसका जो कन्वर्ट हो रहा है, जो सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, उसको स्लो डाउन करके उनका बिहेव जो है वो उसका वर्क जो है वो रोक देना, उसे हम इफेक्ट कहते हैं। बेसिकली अगर बात करें हमारे पास जो 4 फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं, उनमें से फर्स्ट वन है हमारे पास टेम्परेचर। यानी कि टेम्परेचर हमारे पास जो है वो भी इफेक्ट करता है एंजाइम की एक्टिविटी को। बेसिकली कैसे किस तरीके से अगर थोड़ा सा समझें तो हमारे पास जो है टेम्परेचर जो हमारे पास एंजाइम्स हैं वो हमारे पास अमाइनो एसिड की जाहिर सी बात है बने हुए हैं, क्योंकि प्रोटीन है और उसमें से जो बांड होती है वो पेप्टाइड बांड होती है। बेसिकली अगर बात करें पेप्टाइड बांड की तो हमारे पास पेप्टाइड बांड जो है वो सेंसिटिव होती है टेम्परेचर की, और जो बॉन्ड्स आपस में होते हैं अमाइनो एसिड के बीच में वो ब्रेक डाउन हो जाती है और ब्रेक डाउन होने की वजह से हमारे पास जो एंजाइम्स है वो डीनेचर होना शुरू हो जाता है, वो सही तरीके से काम परफॉर्म नहीं कर पाता। और द सेकंड वन है इफेक्ट ऑफ पीएच। अब पीएच बेसिकली पावर ऑफ द हाइड्रोजन कहते हैं हम लोग इसे, और उसमें से क्या होता है कि हमारे पास पीएच ऑफ एंजाइम्स जो होती है, यानी कि हमारे पास जो है वो पीएच बढ़ जाती है और पीएच बढ़ने की वजह से एंजाइम पे इफेक्ट पड़ता है और जिस वजह से वो सही तरीके से काम परफॉर्म नहीं कर पाता। एंड द नंबर थर्ड वन इज कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अब कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट से क्या मुराद है, कभी-कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हमारे पास जो सबस्ट्रेट की तादाद होती है वो एंजाइम की तादाद से बढ़ जाती है। अब मान लेते हैं हमारे पास जो 3 एंजाइम्स हैं और उसी जगह पे हमारे पास जब 5 से 6 हमारे पास सबस्ट्रेट आ जाएँगे, इट मीन दैट कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट हो गई है। सबस्ट्रेट हमारे पास बढ़ रहे हैं मगर एंजाइम्स वो कम हैं। और नंबर 4th वन है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम्स का मकसद यही है कि हमारे पास एंजाइम बहुत ज़्यादा होते हैं और हमारे पास रिएक्शंस के लिए सबस्ट्रेट कम होते हैं। इसमें से क्या होता है कि यानी कि एंजाइम्स की तादाद बहुत होती है, ज़्यादा होती है, और उसमें से हमारे पास जो सबस्ट्रेट होते हैं उसकी तादाद कम होती है। इसे कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम कहा जाता है। हम इसे डिटेली अभी डिस्कस करते हैं कि हमारे पास वो हमारे पास वो किस तरीके से इफेक्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले अगर टेम्परेचर की बात करें तो हमारे पास टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर जो हमारे पास मैक्सिमम होता है वो होता है 37 टेम्परेचर 37 सेंटीग्रेड, यानी सेल्सियस हमारे पास ये जो है टेम्परेचर में है। अब एंजाइम्स होते हैं सेंसिटिव होते हैं, पहली सी बात हमारे पास टेम्परेचर के, इस वजह से क्योंकि वो जो है प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं, यानी कि वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं। इस वजह से हम उसे कह सकते हैं कि हमारे पास जो है वो टेम्परेचर पे बहुत ही इफेक्टिव होते हैं और वो जो है टेम्परेचर बढ़ने से डीनेचर वगैरह हो जाते हैं। तो फिर यानी कि वो जो टेम्परेचर है वो उस पे भी इफेक्ट आ रहा है। अगर हमारे पास टेम्परेचर 37 सेंटीग्रेड है, यानी कि वो मैक्सिमम है, मैक्सिमम पॉइंट पे है, वो सही काम कर रहा है, तो फिर वो प्रॉपर है। अगर आगे बढ़ रहा है टेम्परेचर तो फिर भी एंजाइम्स के लिए नुकसानदेह है।
अगर हमारे पास थोड़ा-सा कम हो रहा है, यानी कि कम होने की वजह से भी एंजाइम्स के लिए सही नहीं है, एंजाइम्स उस कंडीशन में भी काम परफ़ॉर्म नहीं कर पाता। यानी कि एंजाइम्स में जो टेम्परेचर है, बढ़ रहा है तब भी सही नहीं, अगर कम हो रहा है तब भी सही नहीं। यानी कि एक नॉर्मल पॉइंट पे अगर हमारे पास एंजाइम्स के लिए टेम्परेचर मौजूद है, तो वो हमारे लिए बेहतर होता है। अगर बात करें हमारे पास जो टेम्परेचर जो होता है वर्क करता है मैक्सिममली, उस रेट ऑफ रिएक्शन को हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। यानी कि इसे सिंपली ऐसे कह सकते हैं द रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी इज अ मैक्सिमम। किसी भी पॉइंट पे हमारे पास मैक्सिमम रेट हो टेम्परेचर, जिसमें से हमारे पास टेम्परेचर पे एंजाइम्स जो है सही तरीके से वर्क परफॉर्म कर पाए, उस हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। हमारे पास जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है मैक्सिमम, हम क्या कहते हैं कि 37 जो हमारे पास जो सेंटीग्रेड है, वो ऑप्टिमम टेम्परेचर है। अब बेसिकली अमंग्स जो एंजाइम्स पे हैं वो हाईली एक्टिव होते हैं। कौन से हाईली एक्टिव होते हैं? 37, यानी कि 37 सेंटीग्रेड पे वो जो है हाईली एक्टिव होते हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो है 100 सेंटीग्रेड पे डीनेचर होना शुरू हो जाते हैं, डीनेचर हो जाते हैं। अब बेसिकली ये एक पॉइंट दी गई है, तो अगर हमारे पास जैसे ही हमारे पास 37 सेंटीग्रेड से हमारा जो टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू होता है, इंक्रीज करना शुरू होता है, तो हमारे पास वहीं पे ही एंजाइम्स डीनेचर होना स्लो स्लो डीनेचर होना शुरू हो जाता है। अब बेसिकली अगर बात करें, हमारे पास कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ ऐसी इन्वायरमेंट में होते हैं, जो बैक्टीरिया हमारे पास बहुत ही हार्ड कंडीशन में सर्वाइव करते हैं। हम उसे जो बैक्टीरिया है, उनको बैक्टीरिया को नाम देते हैं हाइड्रोफोबिक बैक्टीरिया। बेसिकली हाइड्रोफोबिक बैक्टीरिया है क्या? हाइड्रोफोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो सर्वाइव करते हैं हॉट स्प्रिंग में, उन्हें हम हाइड्रोफोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। अब हाइड्रोफोबिक बैक्टीरिया में मुराद यही है कि हमारे पास जो ज्यादा टेम्परेचर पे रहे, उन बैक्टीरिया को हम हाइड्रोफोबिक बैक्टीरिया कहेंगे। बेसिकली ज्यादा टेम्परेचर कितना कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि 70 सेंटीग्रेड। अगर हमारे पास वही जो टेम्परेचर है वो 70 सेंटीग्रेड पे भी वो एंजाइम्स रह सकते हैं। अब इनमें से जो प्रोटीन होता है, वो थोड़ा-सा उसमें जो फ़र्क होता है, यानी कि इसमें से खास प्रोटीन प्रोटीन जो है वो एक अच्छे तरीके से, एक तो वेल प्रिपेयर होता है अबाउट द हीट, अगेंस्ट द हीट होता है, वो जो है हमारे पास बहुत ही एक अच्छे तरीके से वेल डेवलप्ड होता है। फिर वो क्या करता है कि हमारे पास जो टेम्परेचर है बैक्टीरिया में वो जो बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, तो फिर भी वो उसमें सर्वाइव करता है, यानी कि वो हाइड्रोफोबिक बैक्टीरिया होते हैं। अब वो ऐसे में से हमारे पास जो वो बैक्टीरिया जो हमारे पास हार्ड कंडीशंस, हार्ड एनवायरनमेंट में रहें, उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक बैक्टीरिया। और वो टेम्परेचर बता दिया कि तो कौन-सा आता है, 70 सेंटीग्रेड तक वो टेम्परेचर हो सकता है, यानी कि वो एक मैक्सिमम पॉइंट है। जैसे हमारी बॉडी में 37 सेंटीग्रेड था, ऐसे ही उनमें जो है 70 सेंटीग्रेड होता है। अब बेसिकली अगर बात करें कि डायग्राम की, कि हमारे पास एंजाइम तो टेम्परेचर का डायग्राम जो बन रहा है, वो किस तरीके से बन रहा है, तो यहीं पे हम बना लेते हैं। ये हो गया हमारे पास। ओके, ये जो है हमारे पास एक टेम्परेचर है, यानी कि इस केस में हम एक्स पे जो है उसमें से टेम्परेचर को ज़ाहिर करेंगे। ये हमारे पास टेम्परेचर होगा, और इसके अलावा यहीं पे रेट ऑफ रिएक्शंस होगा, यानी कि कितना रेट ऑफ रिएक्शंस बढ़ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शंस। ओके, रेट ऑफ रिएक्शंस। अब बेसिकली अगर बात करें हमारे पास, यहीं पे मान लेते हैं हमारे पास जो है टेम्परेचर है 10 सेंटीग्रेड, 10, और यहीं पे हमारे पास 20 सेंटीग्रेड, और यहीं पे हमारे पास 30 सेंटीग्रेड, और यहीं पे हमारे पास थोड़ा-सा ऐसे करीब कर देते हैं, यहीं पे हमारे पास है 37 सेंटीग्रेड, और यहीं पे हमारे पास है 40 और 40 और 5, ऐसे ही हमारे पास मौजूद है। अब बेसिकली अगर इनकी बात करें तो हमारे पास ये भी कुछ स्केल्स में होगा, 10 होगा, ऐसे ही 20 और 30, यानी कि 30 और 40, ऐसे ही हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शंस होगा। अब बेसिकली अगर बात करें हमारे पास, तो ये जो रिएक्शन होता है वो रिएक्शन बढ़ना शुरू हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। मैक्सिमम जो पॉइंट होती है, मैक्सिमम पॉइंट कहाँ पे होती है? हमारे पास जो है वो 30, हमारे पास 37 है। अब बेसिकली 37 तक ये बढ़ेगा, और और ये भी और बढ़ता जाएगा कहाँ तक? हमारे पास कहते हैं कि 40 टू 42 तो 43 तक भी बढ़ता रहता है। यानी कि ये जो है हमारे पास ये बीच वाला हिस्सा, यानी कि 20 जो है यहाँ पे ये जो पॉइंट होगी, यहाँ तक ये जो एंजाइम का रिएक्शन होगा वो बढ़ता रहेगा। अब बेसिकली यहाँ तक जो बढ़ रहा है वो हिस्सा, यानी कि यहाँ से फिर स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगा। अब जो मैक्सिमम बढ़ता है वो हमारे पास 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे बढ़ता है, लेकिन वहाँ पे भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। 38 हो गया, 39 हो गया, तो 42 टू 43 तक होना होता है। तो फिर इसमें से अगर वहाँ पे 44 टू 45 हो रहा है, तो वहीं पे हमारे पास वो जो रिएक्शन होता है, वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है। यानी कि वो जो टेम्परेचर का इफ़ेक्ट है, वो उसपे बहुत सारा सा इफ़ेक्ट पड़ता है, और इस वजह से हमारे पास जो एंजाइम्स की एक्टिविटी है, अब बेसिकली यहाँ पे अगर देखेंगे हमारे पास ये एक एंजाइम का रेट ऑफ रिएक्शन था, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन इसमें से बिल्कुल कम हो गया है। यहीं पे हमारे पास, यहीं पे मान लेते हैं 5 था, 5 के बाद ये 10 हो गया, और 15 और उसके 20, और वहाँ तक 30, 35 तक, यानी कि ये जो पॉइंट है वो 35 तक गया है रेट ऑफ रिएक्शन, और 35 के बाद वहीं पे जो है हमारे पास वो वापस ही, यानी कि डिक्रीज़ होना शुरू हो गया है। अब बेसिकली
यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर भी बढ़ रहा था, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शंस कम हो जाता है, या टेम्परेचर का हमारे पास इफेक्ट होता है। और हम अभी हम डिस्कस करेंगे, हमारे पास द सेकंड वन होगा इफेक्ट ऑफ पीएच, और इसके अलावा कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट और कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम भी डिस्कस करते हैं। ओके, उसके अलावा हमारे पास जो सेकंड वन चीज़ है, हमारे पास इफेक्ट ऑफ पीएच होता है, यानी कि पीएच की बढ़ने से भी हमारे पास एंजाइम्स की जो एक्टिविटी होती है, इस पे बहुत बड़ा सा इफेक्ट पड़ता है। हमारे पास एंजाइम जो होते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन उसका कम हो जाता है। बेसिकली हमारे पास पीएच होती है, वो पीएच मुख्तलिफ होती है हमारी बॉडी के पास में, जहाँ पे भी हो रही है वो पीएच बिल्कुल मुख्तलिफ है। जैसे कि हमारी जो पहली पॉइंट है वो कहती है कि मेजॉरिटी ऑफ एंजाइम्स जो होती है, एंजाइम्स वो रेंज में काम करते हैं, पीएच की रेंज होती है वो हमारे पास 7 to 8 पीएच होती है। यानी कि 7 to 8 पीएच के दरमियान ही हमारे पास एंजाइम्स जो हमारी बॉडी में मौजूद हैं, वो नॉर्मली ऐसे ही वर्क कर सकते हैं, मैक्सिमम 10 में हो सकती है। और इसके अलावा हमारे पास जो पॉइंट है, यानी कि हमारे पास जो 7 to 8 तक, यानी कि हमारे पास जो मैक्सिमम काम कर सकते हैं, वो वैसे कर सकते हैं। अब पीएच की बेसिकली बात करें तो हमारे पास पीएच मुख्तलिफ होती है एक बॉडी के पार्ट्स में। और बात करें हमारे पास स्टमक में बेसिकली पीएच बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। जैसे कि हमारे पास हमारा स्टमक होता है, उसमें से एक एंजाइम मौजूद होता है जो वर्क करता है, जिसे हम पेप्सिन का नाम देते हैं। पेप्सिन जो होता है वर्क करता है हाई एसिडिक पीएच पे। हमारे पास जो पीएच होती है 1.4 होती है, बट नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, वो जो काम करता है 1.5 पीएच तो 2.5 तक, यानी कि 1.5 to 2.5 तक नॉर्मली काम करता है। अब बेसिकली हमारे पास स्टमक हाईली पीएच में है, यानी कि उसमें से पीएच बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा हमारे पास अमाइलेज बेसिकली एंजाइम्स होता है, जो रिलीज़ होता है कहाँ से? पैनक्रियाज़ से, यानी कि पैनक्रियाज़ रिलीज़ द एंजाइम्स, व्हिच एंजाइम्स? अमाइलेज एंजाइम जो वर्क करता है हमारे पास अल्कलाइन के तौर पे, यानी कि अल्कलाइन के तौर पे हमारे पास जो वर्क करता है, उसकी जो पीएच होती है 8.5 होती है। बेसिकली ये जो अल्कलाइन के तौर पे काम कर रहा है, ये हमारे पास जो इसका ये पीएच है, थोड़ी-सी भी अगर इसमें तब्दीली आ जाए, तो उसमें हमारे पास एंजाइम्स होते हैं, उसमें जो मौजूद एंजाइम्स हैं, वो डीनेचर होना शुरू होते हैं। हमारे पास वो सही तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं, उससे कम होता है और वो सही तरीके से काम नहीं कर पाते। अब बेसिकली अगर इसकी डायग्राम की बात करें, तो डायग्राम में हम ऐसे बना सकते हैं कि हमारे पास ये एक डायग्राम है। अब यहीं पे हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास ये जो है, वो एक पीएच है, जैसे हमने पहले टेम्परेचर की देखी थी, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, रेट ऑफ रिएक्शंस है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास जो रिएक्शन है वो किस तरीके से हो रहा है। और बेसिकली बात करें, हमारे पास ये जो वन वन से हमारे पास शुरू हो रही है, 1 2 3 4, और इसके अलावा 5 pH, एंड देन वी हैव 7 6 7 8, और इसके अलावा 9, और इसके अलावा 10 तक बना लेते हैं। वैसे तो हमारे पास पीएच में याद रखेंगे जो स्केल्स होते हैं, वो हमारे पास 14 स्केल होते हैं। अब बेसिकली हमारे पास ये 10 तक का हमने बनाई है। अगर बात करें हमारे पास जो ये यहाँ पे हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन का मान लेते हैं 10, यानी कि 10 20, और उसके अलावा 30, और इसके अलावा 40 आ रहा है। अब बेसिकली हमारे पास क्या होगा कि पहला जो एंजाइम्स है वो वर्क करना शुरू कर देगा 1 pH टू द 4 pH, यानी कि 4 pH तक काम करेगा। अगर वो जो 4 pH तक काम कर रहा है, वो हमारे पास कौन सा होगा? जाहिर सी बात है वो एसिडिक होगा। एसिडिक हमारे पास कौन है? पेप्सिन है, यानी कि पेप्सिन इज एंजाइम व्हिच वर्क इन बिटवीन 1.4 स्केल्स, यानी कि पीएच जो स्केल है उसमें से काम कर रहा है। अब बेसिकली ये जो डायग्राम होगा, ये पेप्सिन का होगा। वैसे तो नॉर्मली 1.5 टू 2.5 ही वर्क करता है, पर हम डायग्राम में ऐसे शो करते हैं कि हमारे पास वो जो 1 to 4 तक काम कर सकता है। और इसके अलावा हमारे पास जो सेकंड वन होता है, हमारे पास जो सेकंड वन काम करता है, वो हमारे पास दरमियानी होता है, यानी कि वो 7 to 8 के दरमियान ही होगा। और यहीं पे जो हमारे पास वर्क करेगा वो होगा सिलेबरी अमाइलेज, यानी कि सिलेबरी अमाइलेज एंजाइम टू वर्क फॉर फ्रॉम द 8 pH, यानी कि वहां तक 8 तक कर सकता है, 8 के थोड़ा सा दरमियानी होता है। वहीं पे हमारे पास क्या होगा? सिलेबरी अमाइलेज, सिलेबरी अमाइलेज, सिलेबरी अमाइलेज। Basically, slavery amylase is enzymes which work in the between 4 to the 8, यानी कि ये हमारे पास 4 into 8 में काम करेगा। अब बेसिकली वहीं पे क्या होगा कि और उसके अलावा हमारे पास थर्ड वन हमारे पास एंजाइम जो होगा वो 10 तक काम करेगा। अब जो 10 तक काम कर रहा है उसको हम नाम देते हैं अल्कलाइन फास्फेट, अल्कलाइन फास्फेट, यानी कि अल्कलाइन फास्फेट भी काम करता है, फास्फेट। अब बेसिकली ये हमारे पास जो है एंजाइम्स, हमारे पास जो पीएच ऑफ द एंजाइम्स है उसका एक डायग्राम होता है, जैसे हमने पहले डायग्राम ऑफ द टेम्परेचर देखा था एंजाइम्स के हवाले से। अब ये जो हमारे पास डायग्राम है वो पीएच ऑफ द एंजाइम्स के हवाले से है। तो यानी कि ये हमारे पास सेकंड वन इफेक्ट ऑफ पीएच होता है जो एंजाइम्स की एक्टिविटी इफेक्ट करता है। और उसके अलावा नंबर थर्ड हमारे पास जो है एंजाइम कंसंट्रेशन होता है। कंडीशन इन दिस कंडीशन क्या होता है? मोर एंजाइम्स आर अवेलेबल, यानी कि मोर हमारे पास एंजाइम्स बहुत ज्यादा होते हैं, बट सब्सट्रेट आर इन लेस अमाउंट, यानी कि हमारे पास जो सबस्ट्रेट होते हैं वो लेस अमाउंट में होते हैं। बेसिकली अगर इसका डायग्राम की सूरत में समझिए, तो हमारे पास ये एक एंजाइम है, ये एक एंजाइम्स हो गया,
यानी कि ये प्रोटीन का एंजाइम बना लेते हैं, ये दूसरा हमारे पास एंजाइम है। ये दूसरा एंजाइम, फिर ये तीसरा एंजाइम, यानी कि एंजाइम्स की तादाद हम क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा करेंगे। यानी कि ये हमारे पास 4th वन एंजाइम्स है। अब एंजाइम्स हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर सबस्ट्रेट की बात करें तो सबस्ट्रेट हमारे पास बिल्कुल कम है। यानी कि ये हमारे पास 2 सबस्ट्रेट ही हैं, ऐसे कहें तो हमारे पास ये जो सबस्ट्रेट है वो 2 हैं। अब बेसिकली ये जो हमारे पास सबस्ट्रेट है 1 या 2 हैं, उनमें से तादाद जो है हमारे पास वो बिल्कुल कम है। यानी कि एंजाइम्स की तादाद अगर ज़्यादा हो हमारे पास और सबस्ट्रेट की तादाद जो है कम हो, तो हम उसे एंजाइम कंसंट्रेशन कहते हैं। और इसके अलावा हमारे पास इससे से इफ़ेक्ट पड़ता है, जिसमें से 4th वन है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अब ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो है वो हमारे पास जो एंजाइम कंसंट्रेशन है उसके उलट है। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास जो सबस्ट्रेट है उसकी तादाद बढ़ जाएगी और ये एंजाइम्स है उसकी तादाद कम हो जाएगी। अब ऐसे हम कह रहे हैं अगर इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन पे क्या होगा, सबस्ट्रेट्स आर मोर अवेलेबल, यानी कि हमारे पास वो सबस्ट्रेट होंगे वो ज़्यादा हमारे पास मौजूद होंगे और एंजाइम्स जो है वो लेस अमाउंट में होंगे, यानी कि एंजाइम्स की तादाद बिल्कुल कम होगी। अब इसमें से रिएक्शन पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है एंजाइम्स की रिएक्शन से। अब अगर यहाँ पे बात करें तो हमारे पास ये है एक एंजाइम्स है और ये दूसरा एंजाइम्स है। अब एंजाइम्स बहुत कम है और हमारे पास जो सबस्ट्रेट है वो सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा है, यानी कि सबस्ट्रेट जो है वो सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा है, यानी कि वो अटैच होने के लिए वो सबस्ट्रेट हमारे पास बहुत ज़्यादा है। यानी कि 5 हमारे पास ये सबस्ट्रेट बांध के हम तस्वर कर लेते हैं और इसके अलावा हमारे पास ये जो एंजाइम्स है वो एंजाइम्स हमारे पास 2 हैं। अब सबस्ट्रेट की जब तादाद ज़्यादा हो, एंजाइम की तादाद कम हो, तो हम उसे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कहेंगे। अगर हमारे पास यहीं पे देखें तो हमारे पास 4 एंजाइम्स हैं और यहीं पे हमारे पास 2 सबस्ट्रेट हैं। अगर उसमें से जिसमें प्रोटीन की तरह हमारे पास एंजाइम्स की तादाद ज़्यादा हो और हमारे पास जो है सबस्ट्रेट की तादाद कम हो, तो हम उसे एंजाइम कंसंट्रेशन कहते हैं। बेसिकली दीज़ आर द फैक्टर्स व्हिच इफेक्ट द एंजाइम्स एक्टिविटी। ये हमारे पास वो फैक्टर होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को बिल्कुल स्लो डाउन कर देते हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।